हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती अपनी बड़ी बहू मेघा और छोटी बहू पलक दोनों को ही बुला रही होती है। बड़ी बहू मेघा तो एक बार में ही मालती के बुलाने पर आ जाती है, लेकिन छोटी बहू पलक उसे इतनी बार उसकी सास बुला चुकी थी, लेकिन अब तक पलक अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। ये देखकर मालती अपनी बड़ी बहू मेघा से कहती है, देख रही है अपनी देवरानी को तू? कब से मैं आवाज लगा रही हूँ, लेकिन अब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। आँख नहीं खुली होगी। कोई काम है क्या आपको? काम है तो बताओ मुझे, मैं कर देती हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे काम कुछ नहीं है, वो मैंने 2 साड़ी ली थी ना, तो बस इसलिए बुला रही थी तुम दोनों को कि आ जाओ और एक बार दोनों खुद ही ये देख लो, अच्छी लगे वही साड़ी ले लेना। मालती की सारी बात सुनकर पलक तुरंत अपने कमरे से निकल कर आती है और कहती है, अरे मैं तो यही सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाऊं, खास आपके लिए। वैसे माँ जी, मुझे ये लाल वाली साड़ी ज्यादा पसंद है। देख रही है मेघा तो इस लालची को, अभी तक इसके कानों में किसी की एक बात तक नहीं जा रही थी। जैसे ही साड़ी की बात क्या बोलती मैंने, तुरंत भागते हुए आई है ये। अच्छा माँ जी, मैं ये लाल वाली साड़ी लेकर अपने कमरे में जाती हूँ। अरे ओ दिमागदार, अभी तो बस तूने ही साड़ी देखी है, अपनी जेठानी को भी देखने दे। वो आई है तो उसे पहले पसंद करने दे, वो पसंद कर लेगी ना, उसके बाद जो बचेगी वो तू रख लियो। माँ जी, मैं ये लाल साड़ी अपनी पसंद से थोड़ी ले रही हूँ। मैं तो ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जेठानी जी काली हैं और काली औरतों पर लाल साड़ी भला अच्छी थोड़ी लगती है। उसे काली होने का ताना तो ऐसे दे रही है जैसे तूने गोरी होकर पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। अरे तू गोरी के साथ साथ कितनी बड़ी लालची भी है, ये भी सबको पता है अच्छे से। माँ जी, आपको तो बस अपनी काली संस्कारों वाली बहू ही दिखती है। अरे कभी तो खुद से अपनी गोरी बहू की भी तारीफ कर दिया करो, हमेशा दीदी की ही तारीफ करनी है आपको। अरे पलक, तुम्हें लाल वाली साड़ी लेनी है ना? कोई बात नहीं, ले लो बस। मेघा के संस्कार उसे कभी पलट कर जवाब नहीं देने देते हैं, लेकिन उसकी देवरानी हमेशा ही ऐसा करती, अपने गोरे होने की तारीफ करती, मेघा को नीचा भी दिखाती और लालच तो पलक के मुंह से टपकती थी। ये बात कोई और नहीं बल्कि उसकी सास ही कहती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद मेघा घर में अकेली होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। विमला अपने हाथ में बहुत सारे फल लेकर आती है। इतने सारे फल देखकर मेघा विमला से कहती है, आंटी जी नमस्ते, आप यहाँ और इतने सारे फल लेकर आई हो? आपकी फ्रिज खराब हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मेरी फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है, ये फल तो मैं तेरे लिए ही लाई हूँ। लेकिन क्यों आंटी, मैंने तो आपसे बोला ही नहीं था फल लाने के लिए, फिर आप मेरे लिए इतने सारे फल क्यों लेकर आई हो? तू इतनी संस्कारी है, अपने घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस वालों के बारे में भी इतना सोचती है। जी धन्यवाद आंटी, लेकिन ये फल की जरूरत नहीं थी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए फल है। बहू, मेरे पति अभी कल ही मंडी गए थे, तो वो वहाँ से लाए तो काफी ज्यादा ही फल लाए हैं, इसलिए मैंने यही सोचा कुछ फल तुझे भी दे दूं, आशीर्वाद समझकर रख ले बहू। विमला की बात सुनकर मेघा वो फल रखने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद पलक अपनी सहेली के घर से आती है और रसोई में इतने सारे फल देखकर पलक वो सारे फल अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है और खाने लगती है। जब मेघा रसोई में आती है और उसे वहाँ फल नहीं दिखते, तो वो सीधा पलक के कमरे में जाती है और उससे कहती है, पलक, विमला आंटी ने बहुत सारे फल दिए थे, मैंने रसोई में ही रखे थे सारे फल, लेकिन अब तो नहीं है। तुमने लिए है क्या वो सब फल? मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तो मैंने कुछ फल खा लिए, बाकी के फल वहीं होंगे। कुछ फल के लिए सीधा मेरे कमरे में आ गई दीदी, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। अरे नहीं नहीं पलक, मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें कमजोरी हो रही है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, यहाँ वहाँ घूमती रहती हो, कमजोरी होती होगी ना। दीदी मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना दो, वही खाने का मन हो रहा है। और हाँ, बाजार से जूस भी मंगवा लेना, जूस पीने से शरीर में थोड़ी ताकत भी आएगी ना। पलक की बात सुनकर मेघा सब भूल जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। मेघा के संस्कारों का ही फायदा पलक बार बार उठाती और अपने लालच को पूरा करती, लेकिन ये सब जानते हुए भी मेघा इन बातों को अनदेखा कर देती। ऐसे ही एक दिन पलक का पति अनूप घर में सबके लिए पिज्जा लेकर आता है। अनूप किसी को पिज्जा देता ही उससे पहले ही पलक की नजर अनूप पर पड़ जाती है
और पलक अनूप को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, ये क्या कर रहे हो? अरे पिज्जा लाए थे तो सीधा कमरे में आना चाहिए था ना। पूरे घर में पिज्जा का भंडारा करने को किसने कहा? बड़े आए सबको पिज्जा खिलाने वाले। अरे तो मैं सबके लिए ही तो पिज्जा लाया हूँ ना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हफ्सी की तरह ही तुम सारा पिज्जा खा लोगी। सबको देने दो पिज्जा। तुम्हारे लालच के चक्कर में देखना एक दिन तुम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगी। हाँ हाँ कोई नहीं, लालच करके ही सब आगे बढ़ते हैं, ना कि तुम्हारी तरह सबको बांटने में कंगाल हो जाए। एक तो तुम्हारी काली कलुटी भाभी, तुम बोलते क्यों नहीं हो उन्हें कुछ? पलक ये बहुत हो रहा है अब तुम्हारा। अरे भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम उन्हें इतना बोलती रहती हो? तुम खुद को जितनी गोरी समझती हो ना, तुम्हारा दिल उतना ही काला है, समझी? पता नहीं क्या ज्यादा जानती है वो काली कलुटी। हर कोई उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। और अब ये भी मुझे तो समझ ही नहीं आता, उस काली में लोगों को आखिर दिखता क्या है? हाँ वही जो गोरी होने के बाद भी तुम्हें नहीं दिखता है। तुम कितनी बड़ी लालची हो। भाभी हमेशा तुम्हारे साथ ही देती है, लेकिन तुम भाभी को हमेशा ही ऐसे सुनाती रहती हो। पलक इतना बोलकर अनूप को किसी को भी पिज्जा नहीं देने देती और सारा पिज्जा खुद अकेले ही खा लेती है। ऐसे ही एक दिन पलक और मेघा दोनों बाजार जा रही थी। तभी एक लड़की मेघा को रोकते हुए कहती है, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी 50वीं लकी कस्टमर हैं। मैडम ये आपके लिए ऑफर है, अगर आप हमारे पार्लर से अपना मेकअप फेशियल करवाती हो तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और आपका कालापन भी हल्का हल्का कम हो सकता है। सच में ऐसा हो जाएगा? अरे दीदी, आप पर कोई क्रीम कोई मेकअप असर नहीं करेगा। आपका डिस्काउंट मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनका ऑफर इस्तेमाल कर सकती हूँ? श्योर मैडम। पलक अपने लालच के चक्कर में मेघा को पीछे करके खुद पार्लर चली जाती है। पार्लर से मेकअप फेशियल करवाने के बाद दोनों घर आते हैं और रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही पलक उठती है तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाने हो रखे थे जो देखने में बेहद ही खराब लग रहे थे। पलक को अपना चेहरा इतना बेकार लगता है कि वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आती। काफी देर बाद पलक जब अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो मेघा उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, क्या हुआ? आज तुम पूरे दिन कमरे से बाहर तक नहीं आई। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आप तो हो ही काली और अब देखो मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। पलक का चेहरा देखकर मेघा नीम के पत्तों का लेप बनाती है और मेघा के चेहरों पर लगाना शुरू कर देती है। कई दिनों तक वो इस लेप को लगाती है। धीरे धीरे करके पलक के दाने हल्के होने लगते हैं। ये देखकर पलक कहती है, दीदी, आपको मैंने कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानती और मुसीबत में मेरा साथ दे रही हो। हम तो एक परिवार हैं और मैं नहीं तो कौन करेगा तुम्हारी मदद? पलक को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो कभी भी मेघा को काली होने का ताना नहीं देती। अंकित बहुत ही हैंडसम लड़का था। अंकित को लंबी लंबी दाढ़ी रखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपनी कबीर सिंह स्टाइल दाढ़ी रखता था। लेकिन अंकित उस दाढ़ी को कभी साफ नहीं रखता था। अंकित के लुक्स और उसके दाढ़ी पर तो बहुत लड़कियां फिदा थी। एक दिन अंकित अपने दोस्त अनिल के साथ कॉलेज जा रहा होता है। अनिल अंकित को कहता है, यार तेरी दाढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, तुझ पे बहुत सूट कर रही है। सूट करती है तभी तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है। भाई दाढ़ी रखी है तो इसे कभी साफ भी कर लिया कर, कितनी धूल मिट्टी से सनी रहती है जब देखो तब। यार तुझे तो पता है ना, मुझे ये बार बार दाढ़ी को धोना पसंद नहीं है और वैसे भी ज्यादा धोने से बाल झड़ने लगते हैं और मैं अपनी दाढ़ी के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। हाँ रिस्क मत ले और दाढ़ी में जुओं का घर बना ले, फिर ठीक रहेगा तेरे लिए। एक दो जुए होने से जुए का घर थोड़ी बनता है, तू भी क्या बात कर रहा है? हाँ एक दो जुए रहने दे, तुझे दाढ़ी में जुए रहने से खुजली थोड़ी होती है। छोड़ ना, तू भी क्या बात लेकर बैठ गया है। और वैसे भी जुओं से मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी दाढ़ी रखनी है और वो भी इस तरह मस्त, बिल्कुल। अगर जुओं को निकालने के लिए कोई केमिकल लगाया और बाल झड़ गए तो वैसे भी मेरी दाढ़ी में जुए नहीं है, वो बस एक गलती से मिली थी। जो करना है कर, लेकिन साफ सफाई से क्या कर। अब तो मुझे ज्ञान मत दे। और वैसे भी दाढ़ी रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तेरी तो है नहीं तो तुझे क्या पता होगा। ठीक है भाई, ये दाढ़ी के फैक्ट्स बाद में कर लेंगे, बातों बातों में कॉलेज आ गए, अब क्लास ले लेते हैं पहले और फिर कुछ खाने भी चलेंगे। ठीक है। दोनों क्लास लेकर बाहर बिरयानी खाने चले जाते हैं। वहाँ पर अंकित की मुलाकात नीलम से होती है। नीलम भी वहाँ पर अपनी सहेली सुरभि के साथ बिरयानी खाने आई होती है। नीलम को देखकर अंकित की आंखें खुली की खुली रह जाती है और नीलम अंकित को बहुत ही अच्छी लगती है और वो अनिल के साथ
नीलम के पास जाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम अंकित है और ये मेरा दोस्त अनिल है। क्या हम आपके साथ बैठकर बिरयानी खा सकते हैं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, बैठिए ना। मेरा नाम सुरभि है और ये मेरी दोस्त नीलम है। आपकी दोस्त तो कुछ बोल ही नहीं रही। नीलम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि तुम दोनों तो उसे बोलने नहीं दे रहे। हाँ अनिल सही बोल रहे हैं। वैसे अंकित आप बहुत हैंडसम हैं और ये दाढ़ी तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी अभी जस्ट यही बोलने वाली थी। दाढ़ी का राज भी तो है, वो भी बता दो। क्या मजाक कर रहा है तू भी? दाढ़ी का कोई राज थोड़ी होता है। क्या राज है, बताओ तो हमें भी। अच्छा बहुत हो गई बातें, अब बिरयानी खा ली है तो घर चले। अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं ये बोल रहा था कि आप भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अंकित को नीलम बहुत अच्छी लगने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से रोज बातें करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों अपने घर पर बता देते हैं और दोनों के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अंकित और नीलम साथ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद नीलम के सर में बहुत खुजली होने लगती है और वो अपनी सास माला को जाकर कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है सिर में। देख कहीं जुएं तो नहीं पड़ गई तेरे। जुए कहाँ से पड़ेगी, मेरे तो आज तक कभी जुए नहीं पड़ी, तो अब कहाँ से आ सकती है। अपने पति से पूछना, उसकी जंगल जैसी दाढ़ी है। उसकी दाढ़ी में तेरे सर से ज्यादा बाल है और गंदगी भी तो है, वहाँ से आई होंगी जुएं। अंकित की दाढ़ी में जुए हैं? होगी ही, इतनी गंदी जो रहती है हमेशा, धूल मिट्टी पसीना सब उसकी दाढ़ी में रहता है। गंदगी में जुएं नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या? अभी जाकर बात करती हूँ अंकित से। नीलम कमरे में अंकित से बात करने जाती है और बोलती है, अंकित अंकित ये क्या है, आपके दाढ़ी में जुए हैं? नहीं नहीं, किसने बोला तुम्हें? मुझे माँ जी ने बताया। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो तो बस ऐसे ही धूल मिट्टी से हो गई होगी, अब तो नहीं है। मुझे नहीं पता, आपकी इन दाढ़ी की जुओं की वजह से मेरे सर में खुजली हो रही है। कोई बात नहीं, निकाल लो फिर तो आराम मिल ही जाएगा ना। हाँ, यहाँ मैं जुए निकालती रहूं और आप अपनी दाढ़ी में से मेरे सर में जुओं को ट्रांसफर करते रहना। बार बार थोड़ी ऐसा होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी इस दाढ़ी को साफ रखो। पता नहीं कितनी जुए इसके अंदर छुपा रखी हैं। जाओ अभी जाकर साफ करो। ठीक है जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। अंकित नीलम की बात को मान लेता है और अपनी दाढ़ी को साफ रखने लगता है, लेकिन ऐसा वो कुछ दिनों तक ही करता है। लेकिन अंकित से ये साफ सफाई ज्यादा दिन नहीं हो पाती और वो वापस पहले जैसे रहने लगता है। और फिर एक दिन नीलम को सर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, तो वो अंकित से परेशान होकर कहती है, इनका तो रोज का हो गया है, इनको कोई बात समझ ही नहीं आती है। दाढ़ी रखने का इतना शौक है लेकिन उसे साफ नहीं करते। पूरे दुनिया भर की गंदगी इनकी दाढ़ी में मिलेगी। अब बहुत हो गया, अब तो मैं इन्हें कुछ कहूँगी ही नहीं। बहुत दाढ़ी रखने का शौक है ना, अब तो मैं उसे उड़ा ही दूंगी। नीलम अंकित की दाढ़ी से परेशान होकर उसकी दाढ़ी काटने की सोचती है। उसी रात में वो चुपके से जाकर अंकित की दाढ़ी को काट देती है और अंकित को पता तक नहीं चलता। अगली सुबह जब अंकित शीशे में खुद को देखता है तो चिल्लाते हुए माला और नीलम के पास जाता है। ये क्या, मेरी दाढ़ी किसने काटी? आज लग रहा है ना तो मेरा बेटा। मतलब आपने काटी है? नहीं, मैंने नहीं काटी, लेकिन तुझे बिना दाढ़ी के देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने नहीं काटी मतलब नीलम तुमने काटी है? ना बाबा ना, आपकी दाढ़ी को कोई कैसे काट सकता है? तो और कौन बचा? मैं अभी बता रहा हूँ, बता दो किसने मेरी दाढ़ी काटी है। बाद में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। आपकी जुए ही खा गई होंगी आपकी दाढ़ी। हाँ बहू सही बोल रही है, जुए ही इतनी पाल रखी थी, अब जुए ही खा गई होंगी, क्या पता। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, मुझे यहाँ इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ तो गुस्सा करने से किसने मना किया है? कर लो गुस्सा अपने जुओं पर। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही है तू। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तुमने ही तो कहीं मेरी दाढ़ी नहीं काटी, तभी तुम्हें इतने मजे आ रहे हैं। हाँ मैंने ही काटी है। बहू तूने इसकी दाढ़ी काटकर काम तो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन अचानक से क्यों काटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दाढ़ी को हाथ लगाने की? और आप ऐसे गंदी दाढ़ी रखोगे तो दोबारा काट दूंगी। एक तो तुमने मेरी दाढ़ी काट दी, ऊपर से माफी मांगने की बजाय दोबारा काटने की धमकी दे रही हो। सही बोल रही हूँ, आपकी दाढ़ी रखना, आपको दाढ़ी रखना तो इतना पसंद है, लेकिन उसकी साफ सफाई रखना नहीं।
जिसके चलते जुओं ने अपना घर बना लिया था। अब देखो अच्छे लग रहे हो। ये बात तो तुम मुझे बोलकर भी तो समझा सकती थी ना, दाढ़ी काटने की क्या जरूरत थी। आपको समझाया था पहले, लेकिन आप समझते कहाँ हैं। दाढ़ी से इतना प्यार है, लेकिन ये नहीं कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे कितना संभाल कर रखना चाहिए ये भी पता हो। हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे समझ आ गया। अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ता है। हाँ, अब तूने कुछ पते की बात बोली है ना, अब अकल आ ही गई है तो आगे भी ध्यान रखियो। जी माँ, मुझे अकल आ गई है और अब आगे से अपनी दाढ़ी को साफ रखूंगा, ना ही कोई गंदगी होने दूंगा और ना ही जुएं। अंकित को नीलम की बात समझ आती है और वो समझ जाता है। अगली बार जब अंकित की दाढ़ी बढ़ती है तो वो अपनी दाढ़ी का बहुत ध्यान रखता है और उसे साफ भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।